नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम चुनाव के तीसरे राउंड का विश्लेषण करेंगे जो राउंड 2019 की जीत को तय करने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको वो दिलचस्प वीडियो दिखाते हैं जिसमें किसी नेता का कैमरे पर सामना फिल्म अभिनेता से हो रहा है। इस चुनावी सीजन में अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल नहीं पर्सनल इंटरव्यू किया है, जिसे देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसकी कुछ हाईलाइट्स हमारे पास आई हैं जो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। आपने मुझे फैशन स्टेटमेंट के लिए पूछा। जी। ये बात सही है कि मैं ढंग से रहना ये मेरी प्रकृति थी। शायद एक कारण ये भी था कि गरीबी के कारण कभी कभी इन्फीरियरिटी फील होती थी लोगों के बीच में, तो उसको ओवरकम करने के लिए शायद साइकोलॉजी पढ़ी होगी बचपन में, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं क्या करता था, अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था और पहन के जाता था। जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहे? मैं एक जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। जैसे मेरी माँ मुझे कहता है, भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो? आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं? मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, कोई नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे? कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो मन पे हो गया कि हाँ ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। पिताजी को कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो कभी अपने पास पैसे कहाँ हैं, तुम कहाँ पढ़ने जाओगे? जामनगर तक कौन ले जाएगा तुझे? कल अक्षय कुमार ने ट्विटर पर कहा था कि वो कुछ नया करने जा रहे हैं। लोग अटकलें लगाने लगे कि कहीं चुनाव तो नहीं लड़ने जा रहे हैं। हालांकि तुरंत अक्षय ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था। अब प्रधानमंत्री के पर्सनल इंटरव्यू के ट्रेलर से समझ में आ गया कि अक्षय इसी सस्पेंस की बात कर रहे थे। दिलचस्प ये भी है कि ये इंटरव्यू तब आया है जब 2019 की चुनावी पिक्चर का इंटरवल हो चुका है। तीसरे चरण में आज 117 सीटों पर वोट डाले गए। इसी के साथ 543 सीटों में 302 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, यानी आधा चुनाव हो चुका है। आज गुजरात की सभी 26 सीटों और केरल की सभी 20 सीटों पर वोट डाले गए। इसके अलावा कर्नाटक में भी बाकी 14 सीटों पर वोटिंग के साथ चुनाव वहां पर संपन्न हो गया। असम में बाकी बची 4 सीटों पर वोटिंग के साथ 14 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। अब तक प्रमुख राज्यों में गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तराखंड की सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र में 48 में से 17 सीटें वोटिंग के लिए बची हैं। यूपी में 26 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 54 सीटों पर वोटिंग बाकी है। बिहार की 40 में से 14 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 26 सीटों पर वोटिंग बाकी है। आज के तीसरे राउंड को वीआईपी राउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस राउंड के चुनाव मैदान में थे। हम आपको इस राउंड की वीआईपी सीटों के बारे में बताते हैं। गांधीनगर की सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपी में मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, यूपी में पीलीभीत से वरुण गांधी, रामपुर में जया प्रदा और आजम खान, कश्मीर की अनंतनाग सीट से महबूबा मुफ्ती, बिहार की मधेपुरा सीट से शरद यादव, कर्नाटक की गुलबर्गा सीट से
लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर, महाराष्ट्र की बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, उड़ीसा की पुरी सीट से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा प्रमुख नाम है, वीआईपीज हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ी चुनावी लड़ाई गुजरात में थी, तो केरल में राहुल गांधी की सीट पर वोटिंग हो रही थी, जिसे उन्होंने अमेठी के साथ साथ इस बार चुना और इसे दक्षिण भारत की चुनावी रणनीति बताया था। ये तस्वीरें गांधीनगर की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए जा रहे थे। तीसरे चरण में सबसे बड़ा मुकाबला गुजरात का ही था, जहां एक ही बार में सभी 26 सीटों पर वोटिंग हुई। जैसे कुंभ के मेले में स्नान करके एक पवित्रता का आनंद आता है, वैसा ही लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करके उस पवित्रता की मैं अनुभूति करता हूं। आज वोट देने से पहले पीएम अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने पहुंचे। 20 मिनट तक वो मां के साथ रहे। हीराबेन ने उन्हें खास तौर पर बनाया कंसार खिलाया, जिसे गुजरात में शुभ माना जाता है। हीराबेन ने जाते जाते पीएम मोदी को नारियल, मिश्री और माता रानी की चुनरी। गुजरात में टीम मोदी के लिए 2014 की तरह ही 2019 का चुनाव भी खास है, क्योंकि पहली बार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी गांधीनगर की उस सीट से जहां से लाल कृष्ण आडवाणी 6 बार सांसद रहे, जो इस बार उम्र की वजह से चुनाव से आउट है। वैसे वोट डालने के लिए आडवाणी भी पहुंचे। टीम मोदी के लिए गुजरात में अपना गढ़ बचाए रखने की चुनौती है, क्योंकि पिछली बार 26 की 26 सीटें जीतने वाली बीजेपी के सामने विधानसभा चुनाव से ताकतवर हुई कांग्रेस ने पूरा दम लगा दिया था। मोदी जी के हाथ में ही देश सलामत है और 26 से 26 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जितना भी कर्जा लेना चाहे ले ले बैंक से। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि इस गुजरात का चुनावी स्कोर अलग होगा। कांग्रेस में नए नए आए हार्दिक पटेल का दावा है कि गुजरात में कोई मोदी फैक्टर नहीं है। मैं तो देश को कहूंगा कि मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है, किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं। अगर मुद्दे ही नहीं होंगे तो मैं मानता हूं व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इस बार मैं मानता हूं वो कम से कम 10 से 12 सीट हारेंगे। राहुल गांधी के केरल जाने से कांग्रेस को कितना फायदा? गुजरात के बाद केरल दूसरा ऐसा राज्य है जहां की सभी 20 सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग हुई है। इस चुनाव में केरल खास इसलिए हो गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ वायनाड की सीट से भी लड़ रहे हैं, जिसे कांग्रेस दक्षिण भारत की चुनावी जंग जीतने की रणनीति बता रही थी। लेकिन बीजेपी इसको लेकर लगातार हमले कर रही है। Kerala today will decide they also want to be part of Modi's big dream to create a beautiful India. I think it's extremely unfortunate that Rahul Gandhi is airdropping to Kerala. His election symbol should be not hand, it should be actually be helicopter, because he's going to land in a helicopter and he's going to take up in a helicopter. वैसे तो केरल में सीधी लड़ाई कांग्रेस के गठबंधन और लेफ्ट के गठबंधन के बीच है, लेकिन तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और पट्टनमथिट्टा तीनों ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी भी टक्कर में है। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर और केरल के बीजेपी के बड़े नेता राजशेखरन के बीच कड़ा मुकाबला है। राजशेखरन मिजोरम के राज्यपाल का पद छोड़कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। The people of Kerala have certain values. These values are pluralist, inclusive, committed to social justice. They're not the values of communalism. They're not the values that have worked for the BJP in the past in northern India. The people all here in this constituency feel that they want to have a change. लेकिन केरल को लेकर बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के केरल से लड़ने का फायदा दूसरे राज्यों में मिल पाएगा, जिसकी उम्मीद कांग्रेस कर रही है। आज तक ब्यूरो।
543 में से 302 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आधा चुनाव निकल चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी बड़ी चुनावी लड़ाई बाकी है, क्योंकि तीसरे चरण तक उत्तर प्रदेश में अब तक 26 सीटों पर ही वोटिंग हुई है। 54 सीटें अभी बाकी हैं। यूपी में तीसरे राउंड की 10 सीटों में बीजेपी के पास 7 सीटें हैं। पिछली बार इन 10 सीटों में 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तीसरे राउंड में मुलायम सिंह परिवार के 4 सदस्य चुनाव मैदान में थे। इसमें मैनपुरी से खुद मुलायम सिंह यादव, बदायूं में धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद में अक्षय यादव चुनाव मैदान में थे। फिरोजाबाद में तो अक्षय यादव को उनके चाचा शिवपाल यादव चुनौती दे रहे थे। रामपुर में जयाप्रदा और आजम खान के बीच दिलचस्प चुनावी लड़ाई हुई है। एटा में कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह दूसरी बार चुनाव मैदान में है। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार 8वीं बार बीजेपी से चुनाव मैदान में। पीलीभीत सीट पर वरुण गांधी वापस लौटे हैं। उन्होंने इस बार अपनी मां मेनका गांधी से सीट की अदला बदली की थी। उत्तर प्रदेश में तीसरे राउंड की 10 सीटों की चुनावी लड़ाई। यह अखिलेश यादव की राजनीति का टेस्ट लेने वाला राउंड था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2019 का चुनाव यादव परिवार के गढ़ तक पहुंच चुका है। मैनपुरी की सीट से खुद मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बदायूं में धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद में अक्षय यादव। समाजवादी पार्टी से परिवार के 3 लोगों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो गई। गठबंधन की भारी जीत होने जा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। तीसरे राउंड की 10 सीटों में सबसे चर्चित सीट रामपुर की ही थी, जहां आजम खान और जयाप्रदा के बीच चुनावी प्रचार में जुबानी जंग हो चुकी है। और इस जुबानी जंग में आजम खान तब फंस गए जब उन्होंने जयाप्रदा के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। आजम खान के परिवार और जयाप्रदा के बीच तीखी जंग वोटिंग वाले दिन भी चल रही थी। बलि भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली हमें नहीं चाहिए। देखिए, जैसे पापा है वैसे बेटा। बाप उनकी जुबान तो इतने अभद्र शब्द इस्तेमाल करते हैं। आजम खान के लिए तो रामपुर की सीट नाक का सवाल है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि वो रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने उतरे हैं और उनके सामने पुराने सियासी दुश्मन अमर सिंह की करीबी जयाप्रदा आ गई हैं, जिन्होंने हाल में बीजेपी ज्वाइन किया और फिर बीजेपी ने उन्हें रामपुर से आजम खान के सामने उतार दिया। गठबंधन का सैलाब है सर, खाता भी नहीं खुल रहा है बीजेपी वालों का। रामपुर में तीखे चुनावी लड़ाई के बीच जनता का फैसला क्या होगा? 23 मई के दिन सबकी नजर इस पर रहेगी। लेकिन तीसरे राउंड में एक सीट ऐसी भी है जहां मुलायम सिंह परिवार के ही 2 लोग टकराए। फिरोजाबाद में एक तरफ राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें चुनौती देने के लिए उनके चाचा शिवपाल यादव पहुंच गए, जिन्होंने अखिलेश से अलग होकर नई पार्टी बना ली है। यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। जो लोगों ने नई पार्टी बनाई है उनकी पार्टी का अस्तित्व भी अगले महीने 23 तारीख को खत्म हो जाएगा, जब रिजल्ट निकल कर आएंगे। इस पारिवारिक लड़ाई के बीच चुनौती बीजेपी की भी है, क्योंकि वो यादव परिवार के गढ़ में इस बार क्या 2014 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 10 में से सिर्फ 3 सीटें जीती थी, और वो भी सिर्फ मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य ही जीते थे। लेकिन इस बार उनके साथ मायावती की भी ताकत जुड़ गई है। 7 चरणों के चुनाव संपन्न होंगे तो भारतीय जनता पार्टी 74+ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेगी। बीजेपी भले ही इनकार करे, लेकिन महागठबंधन का समीकरण उनके लिए चुनौती जरूर है। कांटे की टक्कर में उत्तर प्रदेश में तीसरे राउंड के बाद दोनों खेमों की क्या रणनीति होगी, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो। वैसे ये राउंड बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पिछली बार इन 117 सीटों में 66 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास थी। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पास इनमें से सिर्फ 27 सीटें थी, अन्य के पास 24 सीटें थी। खबरदार में अब बात पश्चिम बंगाल लोकसभा की 5 सीटों पर मतदान प्रतिशत के साथ साथ दिन भर हिंसा का माहौल भी बढ़ता गया। पिछले 2 चरण में मतदान के दौरान हिंसा के बाद तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान बंगाल में जमकर हिंसा हुई। कई जगह कांग्रेस टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, कई जगह बूथ कैप्चरिंग की कोशिशें हुई। लेकिन मुर्शिदाबाद में तो लोगों को वोटिंग के दौरान उन्होंने देखा जो यहाँ पे उन लोगों का वोट नहीं है, इसलिए सुबह सुबह आके बॉम्बिंग किया यहाँ पे। क्योंकि ममता बनर्जी हमारा नेत्री
इतना काम किया। अभी जो रास्ते देख रहे हैं ये सब पौरसभा से हुआ। उन लोगों के पास वोट नहीं है, इसलिए उन लोग चाहते हैं जो पहले जैसे सीपीएम करता था, खून की राजनीति। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और टीएमसी समर्थकों के बीच भीषण झड़पें हुई, जिसमें पोलिंग बूथ की लाइन में लगे एक वोटर की मौत हो गई। कांग्रेस उम्मीदवार अबू हिना का दावा है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। तीसरे चरण में पहला कैजुअलिटी और एक कांग्रेस पार्टी का जो कर्मी है उनकी मौत इस हादसे में हुई है। और कांग्रेस अब इस वक्त रूलिंग जो तृणमूल कांग्रेस है उस पर ये आरोप लगा रही है कि उन्हीं के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे हंगामा मचा रहे थे, हिंसक वारदात के पीछे उन्हीं का हाथ है और उसके वजह से कांग्रेस का जो कर्मी है वो यहाँ पे देहांत हो गया। मुर्शिदाबाद के अलावा मालदा में भी हिंसा की खबरें आई, जहां से छांछल इलाके में कुछ जगह बमबारी हुई, जहां बूथ नंबर 216 को निशाना बनाया गया। मालदा में बीजेपी दफ्तर पर भी हमला हुआ जो वोटिंग बूथ से नजदीक था। आरोप लगाया गया कि बीजेपी दफ्तर पर टीएमसी समर्थकों ने हमला किया है। हम लोग इस वक्त डोमकौल म्यूनिसिपैलिटी के 7 नंबर वार्ड में है, जहां पे सुबह आज यहाँ पे कुछ हिंसा की खबर आ रही थी। ये कहा गया था कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच में यहाँ पे क्लैशेस हो गई, जिसके बाद 3 तृणमूल कांग्रेस समर्थक जो है वो जख्मी हो गए। ये भी एलिगेशन लगाया गया था कि सुबह बूथ कैप्चरिंग की खबर यहाँ से आ रही थी। इससे पहले मतदान के पिछले 2 चरणों में भी बंगाल में हिंसा की खबरें आई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने कई अधिकारियों का तबादला किया था। लेकिन इसके बावजूद तीसरे चरण में भी बंगाल में मतदान के साथ साथ हिंसा की खबरें भी आती रही, जिसको लेकर राजनीति भी चलती रही। पीएम मोदी ने आसनसोल में रैली के दौरान ममता बनर्जी पर जमकर निशाने साधे। टीएमसी की आज ये स्थिति हो गई है कि रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं तो विदेशों से फिल्मी कलाकार बुलाने पड़ रहे हैं। आपका एक चौकीदार 2 टूक कहना चाहता है, घुसपैठियों के दम पर पश्चिम बंगाल की राजनीति अब नहीं चलेगी। दीदी ने भाड़े के गुंडों के दम पर शासन की जो परंपरा चलाई है वो भी अब खत्म होकर के रहेगी। अब पश्चिम बंगाल का भाग और देश की दिशा भारत माता की जय कहने वाले ही तय करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 42 में से 23 सीटें जीतने का जो टारगेट सेट किया है उसे पूरा करने में पीएम मोदी समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन टीएमसी भी बीजेपी को रोकने के लिए कोई कोताही नहीं बरत रही। इसी का नतीजा बंगाल में हिंसा के तौर पर देखने को मिल रहा है और आने वाले चरणों में भी देखने को मिलता रहेगा। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। मुर्शिदाबाद से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में चुनावी हिंसा फैलाने वाले उपद्रवी भले ही प्रशासन के हाथ नहीं लग रहे, लेकिन अपने विरोधियों को रोकने के लिए बीजेपी को आज 2.5 किलो का हाथ मिल गया, जिसके जरिए वो विरोधियों के वोटों वाले हैंडपंप को उखाड़ फेंकने की प्लानिंग कर रही है। हम बात कर रहे हैं 1982 में फिल्म बेताब से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाले सनी देओल की, जो अब सियासत की जंग में गदर मचाने के लिए तैयार हैं। सनी देओल आज बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने पंजाब में कांग्रेस को घायल करने के लिए सनी देओल को गुरदासपुर से टिकट भी दे दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि सनी देओल जब बीजेपी की गड्डी चलाएंगे तो सियासत की सड़क कौन कौन से मोड़ लेगी। पंच का सीना तो पहले से ही था, अब कांग्रेस के हाथ को झटका देने के लिए बीजेपी को 2.5 किलो का हाथ भी मिल गया। बीजेपी अपने विरोधियों को चारों खाने चट करने के लिए जितनी बेताब है, उसी का नतीजा है सनी देओल की बीजेपी में एंट्री। बीजेपी को उम्मीद है कि सनी देओल सियासत में भी वैसे ही गदर मचा देंगे जैसे अपने फिल्मों से मचाते आए। इनके दिल में जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग फिल्मों के द्वारा देश प्रेम जगाया, देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया और आज के इस हाइटेंड टेंशन में अभी हमने श्रीलंका में देखा कैसे आतंकवादी हमला हुआ। हमारे देश पे भी आतंकवादी शख्सियत छाए हुए रहते हैं। उस माहौल में देश के युवा युवतियों को जो प्रेरणा देने वाला काम
सनी देओल जी ने फिल्मों के माध्यम से किया, मुझे विश्वास है वैसा ही राजनीतिक जीवन में ये दिल से काम करेंगे। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव मैदान में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रही बीजेपी को लगता है कि देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले सनी देओल बीजेपी विरोधियों के मंसूबों को घायल करने में कारगर साबित होंगे। मित्रों, आप सबको मालूम है कि सनी पाजी बोलने पे कम विश्वास रखते हैं, करने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन मेरा फिर भी आग्रह है कि सनी पाजी अपना 2.5 किलो वाला भाषण अभी आप लोगों के सामने करें। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूं वो ज़रूर करूंगा, दिल से करूंगा। बातें नहीं मैं बताऊंगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊंगा। सनी देओल जी भारतीय जनता पार्टी। सनी देओल को बीजेपी ने पंजाब के जिस गुरदासपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, गुरदासपुर लोकसभा सीट से बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना साल 1999 से 2009 और 2014 से 2017 तक सांसद रहे। साल 2009 में कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने विनोद खन्ना को इस सीट से हराया था, लेकिन साल 2017 में विनोद खन्ना के देहांत के बाद ये सीट फिर से कांग्रेस के पाले में चली गई थी। तभी से बीजेपी गुरदासपुर सीट को वापस पाने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश में थी। इसी तलाश के तहत कुछ दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सनी देओल से मुलाकात की थी। सनी देओल की एंट्री से गुरदासपुर की सीट अब हॉट सीट हो गई है। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। 1982 में फिल्म बेताब से अपने करियर की शुरुआत करने और 1990 में आई फिल्म घायल से पहचान बनाने से लेकर दामिनी, गदर, हीरो जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोकप्रियता के बॉर्डर पार करने वाले सनी देओल भले ही सियासत में नए हों, लेकिन उनके पिता और बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र 2004 से 2009 में राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी सांसद रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र की पत्नी और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी 2003 से 2009 तक राज्यसभा की सांसद रही हैं और अब लगातार दूसरी बार मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं। जैसे ये बता चुके हैं और आप जानते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है और जो आप कह रहे हैं, उससे मुझ में एक हिम्मत दी है कि ज़रूर जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया। दोपहर में सनी देओल ने बीजेपी का दामन थामा और शाम होते होते बीजेपी ने सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ में गुरदासपुर की भारी भरकम सीट पकड़ा दी। आज तक ब्यूरो। अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में खास पहचान बनाने वाले सनी देओल अब सियासत में एक्टिव हो गए हैं। अब उन्हें अच्छे एक्टर के बाद खुद को एक अच्छा राजनेता भी साबित करना होगा, जो फिल्मों में हैंडपंप उखाड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि बड़ी फैन फॉलोइंग की वजह से राजनीतिक पार्टियां फिल्म स्टार्स को टिकट तो दे देती हैं, लेकिन सियासत की जमीन पर उतरकर फिल्म स्टार्स की परफॉर्मेंस वैसी ही रहती है जैसी फिल्मों में होती है। इसका विश्लेषण करने के लिए हमने चुनाव आयोग और PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के पास उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। इसके अनुसार 16वीं लोकसभा में हिंदी और क्षेत्रीय फिल्मों के कम से कम 10 अभिनेता, 2014 के लोकसभा चुनाव में 20 से अधिक एक्टर एक्ट्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से 10 जीतकर संसद पहुंचे। इनमें से 6 बीजेपी से थे, 2 TMC से, 1 लोक जनशक्ति पार्टी और 1 आम आदमी पार्टी से। अभिनेता से नेता बने 10 सांसदों में से 8 पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। एक्टर से पॉलिटिशियन और फिर सांसद बने 10 में से 6 नेताओं की जीत का अंतर 1 लाख वोट से अधिक था। जाहिर है उनके स्टारडम ने उन्हें चुनाव में बड़ी जीत दिलाई, लेकिन सांसद चुने जाने के बाद संसद में उनका परफॉर्मेंस ब्लॉकबस्टर नहीं रहा। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की स्टडी रिपोर्ट के अनुसार 16वीं लोकसभा में सांसदों की औसत उपस्थिति यानी एवरेज अटेंडेंस 81% थी। अभिनेता से नेता बनकर संसद पहुंचे 10 में से इससे अच्छा प्रदर्शन सिर्फ एक ने किया। लोजपा के चिराग पासवान 88% और बीजेपी की किरण खेर ने 84% उपस्थिति दर्ज कराई। TMC सांसद और बंगाली सुपरस्टार
अधिकारी देव की उपस्थिति सबसे कम थी। 5 वर्षों में देव की उपस्थिति केवल 11% थी। वो 16वीं लोकसभा में सबसे कम उपस्थिति दर्ज कराने वाले सांसद भी हैं, जबकि हेमा मालिनी 39% अटेंडेंस के साथ लोकसभा में दूसरी सबसे कम उपस्थिति दर्ज कराने वाली सांसद रही। अभिनेता से नेता बने 10 सांसदों में सबसे ज्यादा करीब 64% अटेंडेंस के साथ परेश रावल ने इस लिस्ट में टॉप किया। निराश करने वाला एक तथ्य यह भी है कि स्टार पावर से संसद पहुंचने वाले सांसदों की बहस में हिस्सा लेने की परफॉर्मेंस भी कोई ज्यादा उत्साहित करने वाली नहीं है। 16वीं लोकसभा में एक सांसद के बहस में भाग लेने की औसत संख्या 69 थी। आप सांसद भगवंत मान ने 10 हस्तियों के बीच एकमात्र एक्टर टर्न पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने राष्ट्रीय औसत पार किया और 107 बहस में हिस्सा लिया। अब कांग्रेस में शामिल हो चुके बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो ने किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लिया। टीएमसी सांसद मुनमुन सेन ने केवल एक बहस में हिस्सा लिया, जबकि अधिकारी देव ने केवल 2 बहस में भाग लिया। हेमा मालिनी कम उपस्थिति के मामले में दूसरे नंबर पर रही, फिर भी वो 17 बहस में भाग लेने में सफल रही। किरण खेर ने 38 बहस में भाग लिया। 17 में चिराग पासवान, 8 में परेश रावल और 7 बहस में स्वर्गीय विनोद खन्ना ने भाग लिया। संसद में अटेंडेंस लगाना एक बात है, संसद की बहस में हिस्सा लेना दूसरी बात और बहस में शामिल होकर सवाल पूछना तीसरी बात। टीवी और ट्विटर पर सवाल पूछने में हमेशा आगे रहने वाली सेलिब्रिटी सांसद बनकर कितने सवाल पूछते हैं, इसका आंकड़ा भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। 16वीं लोकसभा में सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों की राष्ट्रीय औसत संख्या 293 थी। फिल्म सेलिब्रिटी सांसदों में सिर्फ किरण खेर ने ही इस आंकड़े को पार किया। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने कुल 337 सवाल पूछे। लोकसभा में 10 फिल्मी हस्तियों की लिस्ट में हेमा मालिनी सवाल पूछने के मामले में दूसरे नंबर पर रही। उन्होंने 210 सवाल पूछे, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा, बाबुल सुप्रियो, विनोद खन्ना और मुनमुन सेन ने एक भी सवाल नहीं पूछा और अधिकारी दीपक देव ने केवल 3 सवाल पूछे। तो ये थी 16वीं लोकसभा में अभिनेता से नेता बनी हस्तियों की रिपोर्ट कार्ड, जो उत्साहजनक तो कतई नहीं कही जा सकती, लेकिन संसद में परफॉर्मेंस भले ही कैसी भी हो, चुनाव में मशहूर हस्तियों की परफॉर्मेंस को लेकर सियासी दल हमेशा उत्साहित रहते हैं, जिसमें बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है, जिसने आज अपनी चुनावी ताकत में एक साथ 3 स्टार जोड़ लिए। जैसे कि आपको हमने बताया, पहले सनी देओल हैं जिन्हें आज बीजेपी के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई और अब उनके पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा हो चुकी है। दूसरे हैं पंजाब के सिंगर हंसराज हंस, जिन्हें बीजेपी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली से लोकसभा का टिकट दिया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हंसराज हंस की ये दूसरी चुनावी पारी है। 2009 में वो अकाली दल के टिकट पर जालंधर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तब वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद वो फरवरी 2016 में कांग्रेस में शामिल हुए और दिसंबर 2016 में कांग्रेस का हाथ झटककर बीजेपी में शामिल हो गए। और तीसरे हैं क्रिकेटर गौतम गंभीर, जिनको बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से चुनाव मैदान में उतारा है। गौतम गंभीर कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने गौतम गंभीर को टिकट देने के लिए अपने मौजूदा सांसद महेश गिरी का टिकट काटा है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को दरकिनार करके ऐन वक्त पर सेलिब्रिटीज को चुनाव मैदान में उतारने के पीछे सियासी दलों का सिर्फ एक मकसद होता है, वो है सेलिब्रिटीज के स्टारडम को भुनाकर चुनाव जीता जाए। और अक्सर ऐसा होता भी है, लेकिन चुनाव में सेलिब्रिटीज का सुपरहिट शो संसद में पहुंचकर कैसे फ्लॉप शो साबित होता है, ये आपको हम दिखा चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रचार के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों रायबरेली और अमेठी में डेरा जमाए हुए हैं, जहां उन्होंने बीजेपी के आरोपों और वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलों पर आज तक को एक छोटा सा इंटरव्यू दिया है। देखिए, चुनाव में हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। एक और सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार नेहरू जी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में कहते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं, तमाम बयानबाजी करते हैं और कहते हैं कांग्रेस और सोनिया गांधी ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। जवाब है, तो जो इंसान जैसा होता है अंदर से, उसे दूसरों में यही दिखता है। तो जो इंसान अंदर से नेक होता है, उसमें उसे वो दूसरों को देख के उसे नेकी दिखती है, और जो इंसान अंदर से साफ नहीं होते, वो ऐसा ही दूसरों में देखते हैं। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आज काले झंडे दिखाए गए। साध्वी प्रज्ञा नामांकन से पहले रोड शो कर रही थी, तभी 2 युवक उन्हें काले झंडे दिखाने लगे। दोनों युवक एनसीपी के कार्यकर्ता थे। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन युवकों की पिटाई की। बाद में पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार किया। साध्वी प्रज्ञा का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह से।
खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।